नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता भी होगा कि हमने अपना क्लास 12th का जो न्यू कोर्स था वो हमने लगभग 7 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था, और जिसके तहत हम अपना दूसरा बुक जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। और उसका जो हमारा लास्ट चैप्टर था जिसका नाम था किसान, जमींदार और राज्य, तो इसका जो हमारा पार्ट 6 है वो हमारा आज का ये वीडियो है। इसमें मैं आपको इसका जो पार्ट 6 जो है वो बताऊंगा, यानी कुछ आगे के जो टॉपिक है वो आपको इसमें बताऊंगा। इसके बाद हमारा एक पार्ट और आएगा जो हमारा रहेगा 7, तो उसमें आपका जो चैप्टर है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो देखो, ये पार्ट 6 है, क्लास 12th हिस्ट्री न्यू कोर्स मध्यकालीन इतिहास था हमारा, और चैप्टर हमारा ये है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और देखो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का आइकन। ठीक है, और आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। और जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है उसका नाम है A.K स्टडी पॉइंट। ऐसा आप सर्च करोगे तो हमारा जो ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा टेलीग्राम पे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है, नीचे आप देख सकते हो मेरे फोटो के बाजू में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आप फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो आपका सिलेबस था वो आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इतने आपके ये टॉपिक थे जो आपके इस चैप्टर के हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सभी टॉपिक को कर लिया, लगभग 2-3 बच गए नीचे के। ठीक है, जो हमारा नीचे बच गया विचार विमर्श वाला वो हमारा बचा हुआ है, इसी को हमको समझना है पूरा। ठीक है, और देखो, आपका एक टॉपिक बचेगा आइन ए अकबरी अबुल फजल का, तो वो हम पार्ट 7 में समझ लेंगे पूरा का पूरा। जो हमारा पार्ट 7 रहने वाला है उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा, आइन ए अकबरी जो हमारा पुस्तक है, ग्रंथ है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। अब बात करते हैं। देखो, हमारा जो 7वां अध्याय था जिसका नाम था एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, तो जो हमारा ये अध्याय था इसको मैंने आपको 3 वीडियो में कराया है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप इसको जरूर देखें। अगर आप इसको देखोगे तभी आपको जो ये चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक था टोटल, टोटल हमारे कितने टॉपिक थे? तो हमारे टोटल थे 17। आपको दिख रहे होंगे 17 हमारे टोटल टॉपिक थे, तो जिसमें हमने समझ लिया 13 टॉपिक हमारा हो गया था। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 14, 15 और 16 को समझेंगे। ठीक है, फिर हमारा एक टॉपिक बच जाएगा जो हम पार्ट 7 में समझ लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो देखो, हमारा जो पहला टॉपिक है, यानी 14वां जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है जमींदार। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो हमारा मुगल साम्राज्य था, मुगल जो काल था वो बहुत ही लंबा काल था भारत के अंदर। और जो ये मुगल काल है इसमें जो जमींदार थे इनकी जो दशा है बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इनका जो दशा है ज़्यादातर अच्छा ही था, और थोड़ा बहुत कमज़ोर भी था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझोगे कि जो जमींदार है इसकी दशा जो है मुगल काल में कैसी थी, वही आपको समझना है। देखो, फोटो आप देख सकते हो पीछे, ये जो फोटो है मुगल काल का ही है कि यहाँ के जो महिला है वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, और किस प्रकार जो राजा का शासन है वो यहाँ पर हो रहा है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि ये टॉपिक क्या कहता है, और आप इसको नोट डाउन कर सकते हो जैसा कि मैं आपको बताते रहता हूँ। देखो, समझते हैं। देखो, मुगल भारत में जो कृषि संबंध कुछ भी हमारी दास्तान है या कुछ भी हमारा हालात है वो अब तक अधूरी रहेगी जब तक हमें हमें इसके बारे में कोई जानकारी मिल ही नहीं पाएगी। जब तक गांव में रहने वाले कोई भी ऐसे तबके की बात ना कर ले जिनकी कमाई तो खेती से ही आती थी। ठीक है, जो भी किसान है उनकी जो कमाई है वो खेती से आती थी, लेकिन उनको खेती करने के लिए जमीन उस समय जो है दिया नहीं जाता था, और जो जमींदार है उनका जो हुक्म है वो चला जाता था यहाँ पर। ठीक है, यानी आप कह सकते हो, मान लो एक जमींदार है, उसके नीचे 40 गांव हैं, तो अगर किसान जो है वो कृषि नहीं करेंगे यहाँ पर तो इनका जो भूमिका है यहाँ पे घट जाएगा, इनका जो पावर है जमींदार का वो घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जमींदार का कुछ इसी प्रकार का रोल था मुगल काल में। ठीक है, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे ये लोग, ये जमींदार थे जो अपनी जमीन के बहुत ही, मतलब, मालिक होते थे। ठीक है, और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। ठीक है,
जमींदार जो है उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी, और जमींदारों की जो बड़ी बड़ी कुछ भी हैसियत है, उसके पीछे एक कारण भी था, जाति। दूसरा कारण हमारा ये था कि वो राज्य में कुछ खास किस्म की सेवाएं, ठीक है, देते थे, तो वहां पर उनका पावर होता था। जो जमींदार है वो मुगल काल में किसानों को बहुत सारी सुविधा देते थे, जिसके कारण जो उनका भूमिका है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, ठीक है। उनका जो जमीन था, जो उनके पास जो जमीन था, वो उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो है। इन्हें जो है एक तरह से मिल्कियत कहते हैं, ठीक है, यानी संपत्ति, मिल्कियत, जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी, ठीक है। अक्सर क्या होता था कि इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या फिर पराधीन मजदूर काम करते थे, है ना। जो ऐसे मजदूर जिनको पैसे देकर बुलाया जाए, ठीक है, ऐसे मजदूर काम करा करते थे। अब इनके बारे में कुछ आगे समझते हैं, ठीक है। देखो, समझते हैं। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे। ध्यान से मेरे स्लाइड को देखना, ठीक है। ध्यान से आप मेरे स्लाइड को देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। किसी और के नाम कर सकते थे, या उन्हें गरीबी या गिरवी रख सकते थे, ठीक है। उनको गिरवी रखा जा सकता था इनके तहत। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वह जो है अक्सर राज्यों की ओर से वसूली करते थे, ठीक है। इसके बदले उन्हें जो है वित्तीय मुआवजा दिया जाता था, ठीक है। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक बहुत ही बड़ा जरिया था, ठीक है। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे, ये आपको देखने को मिल जाएगा, और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी थी, जिसमें घुड़सवार, ठीक है, और तोपखाने और पैदल जो सिपाही थे उनके जत्थे थे, यानी उनके जो झुंड थे वो थे, ठीक है। इस तरह अगर हम मुगल कालीन गांव और सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें, तो जमींदार इसके संकरे शीर्ष के एक हिस्से थे। यानी अगर हम मुगल काल में जमींदारों की दशा की बात करें, तो दशा जो थी वो कमजोरी थी, ठीक है। जिस प्रकार पिरामिड का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो एक बड़ा सा हिस्सा होता है, लेकिन जो ऊपर का होता है वो छोटा सा होता है। तो मुगल काल में भी कुछ प्रकार इसी प्रकार से जो जमींदार है उनकी दशा जो है वो भी छोटा सा एक क्षेत्र जितना था, ठीक है। अबुल फजल इस और इशारा करता है कि ऊंची जो जाति है, जैसे मान लो ब्राह्मण है, राजपूत है, इनके गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण स्थापित किया था या बना रखा था, ठीक है। अब इसी के बारे में हम आगे समझते हैं। देखो, इसमें तथा कथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदी जो है वो होती थी इस समय, जैसा कि हमने पहले देखा है। और इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों की भी समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता था कि जो जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा है, ठीक है। ये कुछ इसमें बताया जा रहा है, आपके बुक का लाइन है ये। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना, मगर इसकी संभावना कम ही है कि मान लो किसी जमींदार को इतने आक्रामक रख की इजाजत अगर राज्य देता है, तब क्या होता है कि एक राज्य देश कोई भी मतलब हो, उनके जरिए कुछ भी पुष्टि जो है ना वो नहीं कर सकता है। कोई भी राज्य अगर मान लो कोई जमींदार है, उनको अगर हम कह दें कि तुम ये काम कर लो, तो अगर ज़्यादा हम कह देंगे या वो अपने मर्जी से करेंगे वो काम, जिस प्रकार उनके गांव जो होते थे 40-50 या 400 भी होते थे। 400 तो मुगल काल में कम होते थे, लेकिन 40 होते थे, 40-50, ठीक है। 400 बहुत ही कम चांस था कि हो उनके पास, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि मुगल काल में जो जमींदार है उनकी दशा कैसी थी। तो आपको पता चल चुका होगा, दशा जो है बहुत ही खराब थी, जमीनें कम थी, उनका ताकत थोड़ा कम था, उनका जो ताकत है थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से था, सामाजिक रूप से था, लेकिन उनका ताकत यहाँ पर भी कमी था, ठीक है। इससे भी महत्वपूर्ण थी उनकी जमींदारी को पुख्तता करने की धीमी प्रक्रिया, है ना। स्रोतों में इस्तेमाल इनके जो है ना दस्तावेज भी शामिल थे। ये कई तरीके से किया जा सकता था, नई जमीनों को बसाकर या जंगल बारी, है ना, अधिकारों के हस्तांतरण करने से जरिए, ठीक है, और राजा के आदेश से, या फिर कुछ और भी तरीका प्रक्रिया कर सकते हैं लोग, ठीक है। और इनका जो दर्जा था, ठीक है,
ये कुछ जमींदारों की यहाँ भूमिका थी। अब इनकी थोड़ी और भूमिका है, वो भी समझते हैं। देखो, कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पूर्णता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी जो पट्टियां हैं, कोई बड़ा क्षेत्रफल है, उस पर अपना नियंत्रण जो है वो स्थापित कर लिया था। इसी तरह मध्य और दक्षिणी जो हमारा बंगाल था, पश्चिमी बंगाल, उसमें क्या था, किसान और पशुचारियों जो थे, पशुचारक कह सकते हैं हम, जैसे मान लो सदगोप ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की, ऐसा आप समझ सकते हो। और खेतीहरों को जो है खेती के साजो सामान वह उधार देकर उन्हें जो है वहां से बसने में मदद करती है। ये बताया जा रहा है कि जो इस साइड के हमारे क्षेत्र हैं, उसमें जमींदार क्या करते थे, कैसे उनका गुजारा जो है होता था, या फिर उनके जो जमीन है वो बचते थे। जमींदारी की खरीद, ठीक है, फरोख्त से गांव के जो मौद्रीकरण है, उनकी प्रक्रिया भी तेजी हुई। मतलब ये जो हमारी प्रक्रिया है, इसमें तेजी आ गई इस क्षेत्र में, यानी दक्षिणी पश्चिमी बंगाल और बाकी इस साइड, ठीक है। तो यही कुछ इसमें कारण थे या फिर इनकी दशा थी, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, है ना। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला एक तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्ते, ठीक है, बहुत ही अच्छे थे एक तरह से, ठीक है। और उनके बीच में कहीं दरार भी आ गया था थोड़ा बहुत। और दो पहलू इस बात पर भी पुष्टि करते हैं, यानी दो ऐसे चीज हैं जो ये बताते हैं कि एक तो ये है कि भक्ति संतों, ठीक है, ने जहाँ बड़ी एक तरह से बेबाकी की थी, यानी एक तरह से कह सकते हो आप, बहुत ही खराब उनका हालत था। आपने एक चैप्टर में पढ़ा था भक्ति सूफी परंपरा में, उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो भक्ति संत थे और जो हमारे सूफी संत थे, तो यहाँ पर भक्ति संतों की बात हो रही है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर अत्याचार हुआ, जो भक्ति संत थे इनके ऊपर। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना। जो हमारा दूसरा 17वीं सदी था, उसमें भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला, ठीक है। ये कुछ इसमें था हमारा। अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो हमारा 15वां है, जिसका नाम है मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली कैसी थी। जो हमारा मुगल काल था, उसमें भू राजस्व प्रणाली कैसी थी, इसको हमको समझना है, ठीक है। तो आप स्लाइड को अगर पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम समझते हैं, देखो, जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। जमीन से जो भी राजस्व मिलता था, कोई भी कर टैक्स मिलता था, वो उनकी आर्थिक समृद्धि का एक कारण बनता था। इस कारण से कृषि उत्पादन एवं इन पर जो है नियंत्रण करने और तेजी से फैलाने वाला जो कोई भी मतलब ये साम्राज्य है, वो पूरा इलाके में फैल सकता है। ये कुछ में बात है, ठीक है, कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे, ठीक है। यानी समझ सकते हो आप, ये जो पॉइंट आपके सामने मैंने लिखा है, ये सिर्फ इतना ही बताता है कि मुगल काल में जो जमींदार है उनकी दशा कैसी थी, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, इसमें देख सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे। ये आपके बुक का लाइन है, देखो, भू राजस्व के इंतजामात में दो मतलब चरण थे, यानी भू राजस्व को इकट्ठा करने का दो चरण था हमारा। पहला क्या था, कर निर्धारण। दूसरा था हमारा वास्तविक वसूली। पहला था जितना कर है वो हमें एक तरह से जारी कर देना है कि भाई तेरा ये कर है, इतना देना है, तेरा इतना है, ये देना है। तो इस प्रकार ये कर हो गया निर्धारित, ये हमारा पहला चरण हो गया। दूसरा हमारा हो गया कि वास्तविक वसूली। जितना हमने इसको कहा है कि 400 देना है, इसको हमने कहा 500 देना है, तो इनको 400 ही देना है, इनको 500 ही देना है। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं दूसरा हमारा चरण था वास्तविक वसूली, ठीक है। जमा निर्धारित रकम थी, जो हमारा रकम है, जो टैक्स है, वो एकदम फिक्स था, ठीक है। और हासिल सचमुच वसूली गई जो रकम है, वो अमीर गुजार या राजस्व वसूली करने वाला जो कोई भी काम सूची है, उसमें यह हुक्म जो है दिया गया होगा, है ना, ये कहा गया है इसमें। तो ये जो पॉइंट आपको नीचे दिख रहे हैं, इसमें यही बताया गया है कि जो राजस्व है उसको निर्धारित करने में उनका क्या मतलब ज़्यादा रोल था, वो कोशिश कैसे करते थे, ठीक है। कभी कभी वो सचमुच इतनी वसूली कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। तो यही कुछ इसमें पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है।
ये मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, यानी पॉइंट आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जमींदार की जो दशा है वो बहुत ही कमजोर थी। पिछले वाले टॉपिक में बताया था। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि मुगल काल में उनकी दशा कैसी थी, यानी भू राजस्व कैसे वसूला करते थे। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे वसूलते थे। दो चरण थे हमारे, पहला दूसरा, और फिर जाके जो है कई बार उनका जो राजस्व है वो मिलता भी नहीं था उनको, कभी ज़्यादा मिलता था, कभी कम मिलता था, या नहीं भी मिलता था। ठीक है, तो कहीं भी कुछ भी ऐसे क्षेत्र हैं उनके जो जमीन है और जोतने लायक कोई भी जमीन है, दोनों में नपाई की गई कि भाई तेरे पास कितना जमीन है। और इन सब की जानकारी हमें अबुल फजल जो हमारे लेखक हैं उनके आईन अकबर भी मिल जाता है। ठीक है, जमीन को और जोतने लायक कुछ भी जमीन है दोनों की निपाई की गई थी। अकबर ने शासन काल में जो है, अकबर जो है उसने अपने शासन काल में, जब मुगल साम्राज्य में उनका शासन था, तब अबुल फजल ने क्या किया, आइन में यानी आइन अकबरी में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़े संकलित कर दिए जो उनका पुस्तक है आइन अकबरी, उसमें बताया गया पूरा का पूरा। और ये मसलन 1900, ये आप 1665 समझ सकते हो, ये कुछ इस जगह है और कुछ इसमें पॉइंट बता रखे हैं। ठीक है, इसमें ये बता रखा है कि जो हमारा 1665 का ईस्वी है, इसमें जो औरंगजेब जो है, इसने अपने राजस्व कर्मचारियों से कैसे, मतलब उन्होंने कैसे कहा कि तुम अपने खेती का जितने भी तुम्हारे पास खेत है उनकी संख्या बताओ। फिर जाके उनका हिसाब किताब रखा गया, फिर उनका जो है उनका हिस्सेदारी हुई जंगलों में, है ना। कई बड़े हिस्से जो है जंगलों से भी उनके घेरे गए, यानी कहीं ना कहीं बता सकते हो जो भारत के अंदर जो भी जमीन है भारत के अंदर, तो उनमें कहीं ना कहीं दीवार घेरा गया, जंगल साइड में उसको बंद किया गया, यानी कहीं ना कहीं मरम्मत किया गया 1600 कुछ ईस्वी के आसपास। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर से बताया, पॉइंट पढ़ सकते हो आप, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो ये मैप है। ठीक है, मुगल काल पूरा फैला हुआ था ऐसे चल के। ठीक है, ये पूरा था मुगल काल हमारा, नीचे भी था, ये वाला जो हिस्सा है ना ये नहीं था, ये हमारा खाली है, ये पूरा हमारा मुगल काल था। और यहीं की बात कर रहा हूँ मैं, जमींदार की बात कर रहा था, तो इतने दूर में ही कर रहा हूँ। यहीं पर देखो, ये अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, यहाँ ये हमारा कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, ये सभी जो जगह हैं यहाँ पर मुगल काल बहुत ज़्यादा फेमस थे। देखो बाबर का शासन कब था, 1530 ईस्वी में। अकबर का शासन कब आया, 1605। अकबर आपको पता होगा, ये इतिहास का बुक है तो अकबर आप समझ जाओगे। जो आप आजकल सीरियल भी आते हैं अकबर का आपको कहानी भी सुना होगा, अकबर बीरबल का, तो अकबर यही है। और ये बाकी इनका शासन हो गया 1707 ईस्वी में। 1857 में क्या हो जाता है, ये हमारा साम्राज्य का पतन हो जाता है, क्योंकि उस समय विद्रोह हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चांदी का फैलाव। मुगल काल में चांदी का फैलाव कैसे हुआ। चांदी तो बहुत फैला था, लेकिन उसके कारण क्या थे वो समझते हैं। देखो समझो, यहाँ मैंने आपके सामने इतना पॉइंट लिख रखा है ना, ये पॉइंट कोई ऐसे नहीं लिख रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में था, एक था जो 16वीं व 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में एक तरह से अच्छा रहा। ठीक है, ये साम्राज्य थे मिंग, ये चीन में था। ठीक है, सफावी जो है ईरान में था। ये कुछ साम्राज्य जो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, और बाकी इनका भी एक रोल यहाँ पर देखने को मिल जाता है व्यापार को लेकर, और फिर इनका भी व्यापार को लेकर कहीं ना कहीं मिल जाता है, भौगोलिक विशेषता भी और विविधता भी आ जाती है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यह चांदी प्राकृतिक संसाधन थे जितने, मान लो मैं आपको ये लाइन मत पढ़ो आप, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। देखो मान लो एक जमीन है, मुगल काल में क्या हुआ, मुगल काल तो हमारा भारत के अंदर था, लेकिन चीन में भी एक हमारा साम्राज्य था मिंग। ठीक है, सपावी जो है ईरान में एक साम्राज्य था, ये सभी बहुत ही पॉपुलर साम्राज्य थे, और ये सभी 16वीं या 17वीं के आसपास के साम्राज्य थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो भी हमें चांदी मिल रहा है वो इनकी बहुत ज़्यादा, मतलब इनका प्रॉपर्टी हो गया, कहीं ना कहीं ये इसको खजाना समझ बैठे, तो कहीं ना कहीं ये लोग चांदी का फैलाव इनका होता गया। मान लो भारत के अंदर खुदाई हुई चांदी निकले, या ऐसे भी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फैलाव हो रहा है चांदी का, भारत में, चीन में, ठीक है, ईरान में, इराक में, सब में फैलाव हो रहा है। तो यही हमारा चांदी का फैलाव जो टॉपिक है ना, यही बताता है। थोड़ा आगे समझते हैं, देखो नतीजतन 16वीं के और 18वीं सदी जो है, इसके बीच में भारत में धातु मुद्रा खास करके जो चांदी है, इसके रुपये जो है ये उपलब्ध हो गए। ठीक है, अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही क्या हुआ, एक तरफ तो
अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार, सिक्कों की ढलाई, ठीक है, इनका विस्तार हो गया। दूसरी तरफ जो है इनकी जो मुगल राज्य है इनके ऊपर भी ये लोग भी इनका आसानी पूर्वक जो है उपयोग करने लग गए, ठीक है। ये सब इनका बात है कुछ। इटली के जो है ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने इस समय जो है भारत से गुजरा, एक तरह से होकर गुजरा, है ना। यही कुछ यहाँ पॉइंट बता रखा है जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यही कुछ चांदी फैलाव की बातें हैं जो यहाँ पर समझने की थी, और यही हमारा जो है पार्ट 6 था जो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट 6 है वो खत्म हो गया होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे आपको दिख रहा होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, ठीक है। और आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसी पे क्लिक नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है नोटिफिकेशन नहीं आएगा हमारे वीडियो का। तो आप इस पे ज़रूर क्लिक कर लें और ऑल पे आप प्रेस कर सकते हो, और बाकी कमेंट करके आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आप वीडियो शेयर कर सकते हो। और इसके बाद हमारा एक वीडियो और आएगा, पार्ट 7 आएगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल। ये हमारा चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, जो हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है अबुल फजल, जो हमारा आइन ए अकबरी नामक ग्रंथ है वो हमारा है। तो वो जो हमारा आइन ए अकबरी नामक ग्रंथ है उसको अबुल फजल ने लिखा था, और जो वो ग्रंथ है उसी को हमको समझना है। एक हमारा पार्ट 7 आएगा, उसमें मैं आपको वही टॉपिक जो है वो बताऊंगा पूरा का पूरा। आप ध्यान दो तो आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी ये दे रखा है, उसमें बहुत ही लंबा दे रखा है, कम से कम 3 पेज का दे रखा है। पूरा विस्तार से बता रखा है कि किसने लिखा, कब लिखा, उसमें लिखा क्या, ठीक है, क्या नहीं लिखा, सभी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी कुछ इसमें है जो मैं आपको पार्ट 7 में बता दूंगा। और हमारा जो सिलेबस है वो भी खत्म हो ही रहा है। हमारा जो दूसरा बुक है वो भी खत्म होने ही वाला है, बस एक वीडियो आएगा और बुक खत्म, फिर हम तीसरे बुक को शुरू करेंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।